हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में अनुसूची से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछे जाएंगे। हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, हर साल पूछे गए और इसमें 5 नंबर आपके फिक्स। हालांकि 5 नंबर से ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको देखे जाएगा तो 5 नंबर देखे जाएगा। ये टॉपिक हमारा है अनुसूची। मतलब ये शुरू से अंत तक अगर टोटल 12 अनुसूची है, ये 12 अनुसूची को शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं और समझ लेते तो आपको 5 नंबर एग्जाम में फिक्स। इससे अगर सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप बना के आइएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, अगर हम अनुसूची की बात कर ले, अनु तो आपको पता है कि हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय टोटल देखा जाए तो 8 अनुसूची थी। हालांकि संविधान लागू होने के पश्चात एक एक करके बढ़ा दिया गया। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो 12 अनुसूची। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में कितनी अनुसूची, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूची, 12। और शुरुआत में कितनी अनुसूची थी, 8। याद रखिएगा, वर्तमान में 12 अनुसूची है और शुरुआत की अगर बात करें तो कितनी अनुसूची है, 8। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लास्ट वाला देखिएगा, पूछेगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूची है मतलब लास्ट में है मतलब प्रेजेंट पूछ रहा है, तो आपको कितना लगाना है, 12 लगाना। अगर लास्ट में था रहेगा मतलब कुल कितनी अनुसूची था मतलब पास्ट में अगर देखा जाए तो कितनी अनुसूची था, 8। तो याद रखिएगा, जब है रहे तो 12 लगाना और था रहे तो 8 लगाना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची इसमें कहा गया है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। राज्य की अगर बात करें तो टोटल कितने राज्य, 28। और संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 8। ये 28 राज्य का नाम, उसका क्षेत्र, उसका विस्तार कहाँ है, उसमें कितने जिले आते, इसके बारे में वर्णन आपको मिल जाएगा पहली अनुसूची में। और ये हमारे जो 8 संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में नाम, क्षेत्रफल, कितना उसमें जिले आते, कितना क्या चीज आता है, सभी चीज के बारे में आपको यही पहला अनुसूची में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा समझिए कि आपके पास बोल सकते घर का जमीन जायदाद का होगा, रजिस्ट्री जो कराए होंगे उसका जमीन का आपका पेपर होगा, उसमें आपके जमीन के बारे में पूरा बायोडाटा लिखा है कि आपका जमीन किस जमीन से सटा हुआ है, कहाँ पर है, चौहद्दी कितना है, सभी चीज लिखा हुआ है। उसी तरह हर स्टेट का चौहद्दी जानना होगा, कुछ स्टेट में कितने जिले आते हैं, कितना क्षेत्र है, तो हमें क्या देखना होगा, अनुसूची। नहीं तो कल होकर बिहार कहेगा कि ना हमें वो बनारस हमको दे दो, बनारस को हम रखेंगे, तो कहीं ना कहीं लिखा होना जरूरी है ना, तभी ना हम जान सकते हैं कि बनारस उसका हिस्सा है या नहीं है तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो ये सब जांच पड़ताल अगर करना है तो ये हमारा कहाँ मिल जाएगा, मतलब अनुसूची अगर प्रथम अगर देख लेंगे तो हमें सब चीज इसमें जान सकते हैं। जैसे वर्तमान की बात करते, गया का नाम हो गया है गया जी, अनुसूची 1 में इसका वर्णन होगा। तो ये जितने भी चीजें सबका वर्णन अनुसूची 1 में मिल जाएगा आपको। अनुसूची जो 2 की अगर हम बात कर लें, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, गैग, तो उनके वेतन भत्ते की चर्चा है। मतलब जितने भी पद बड़े बड़े पदाधिकारी, उनके वेतन भत्ते की चर्चा आपको किसे मिल जाएगा, अनुसूची 2 में। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलना चाहिए, हालांकि 5 लाख वेतन मिलता है लेकिन खर्च तो करोड़ों रुपए कर देते हैं। जैसे विदेश घूमने गए, एगो फ्लाइटे बुक हो गया उनके लिए, स्पेशल जहाज आया, उसमें कितना खर्चा गया, सिर्फ वही अकेले बैठ के जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वहां पर जाएंगे तो पहले से होटल वोटल बुक रहेगा, उनका अलग से किराया, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, खाने का पहले से प्रबंध रहेगा, सभी चीज। हालांकि सैलरी 5 लाख होता है, लेकिन उनके घर जो मिला है आराम से, बहुत बड़ा घर है लगभग। आप जाइएगा दिल्ली में तो राष्ट्रपति भवन देखिए, बहुत बड़ा भवन, जहाँ एक समय में वायसराय रहा करता था। वायसराय से पहले वहां पर राजपथ, अशोक का समय में वहां पर अशोक घुमा करता था, वो जगह बहुत बड़ा एरिया में है। लगभग
राष्ट्रपति के घर से तो समझिए कि 300 कमरा का घर है, सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा, समझे कि नहीं समझे, बहुत बड़ा घर है। बताइए, लेकिन वेतन कितना मिलता है? 5 लाख। जबकि राष्ट्रपति हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च पद है, मतलब सबसे बड़ा पद की अगर बात करें तो कौन है? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद भी कौन है? राष्ट्रपति। और देश का प्रथम नागरिक भी कौन है? राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद है उनका। फिर भी उनको वेतन कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। तो अनुसूची 2 में क्या है? बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा। अगर हम अनुसूची 3 की बात करें, इसे विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा और प्रतिज्ञान की चर्चा। मतलब जो जो बड़े बड़े पदाधिकारी है वो शपथ लेंगे, जैसे मुख्यमंत्री का शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ, राज्यपाल का शपथ, सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा आपको कितने मिल जाएगा? अनुसूची 3 में। सीधाराम से प्रधानमंत्री को शपथ देना है, जाएंगे आराम से अनुसूची 3 पलटाएंगे, देख ले उख लेंगे, आके आराम से भाषण दे देंगे, शपथ ले लेंगे, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। नहीं समझे? ये तो अनुसूची 3 में क्या हो? शपथ की चर्चा। लेकिन इसमें कुछ व्यक्तियों के शपथ की चर्चा नहीं है, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा आर्टिकल कितना में? 60 में। फिर उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं मिलेगा, उसका कितना में? 69 में। फिर राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं मिलेगा, इसका कितना में? बाकी सभी बड़े अधिकारियों की शपथ की चर्चा मिल जाएगा, बस ये तीनों अधिकारियों की बोल सकते हैं शपथ की चर्चा नहीं मिलेगा। याद रखिए, राष्ट्रपति का कितना हो? आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति का 69 और राज्यपाल का 159। राष्ट्रपति बहुत बड़े सम्मानित पद है, इसलिए उनका अलग से आर्टिकल दिया गया, अलग से अनुच्छेद दिया गया। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, राज्यसभा का सीट। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया हो? राज्यसभा का सीट। किस राज्य से राज्यसभा का कितना सीट होगा, इसके बारे में वर्णन कितना में किया गया? जैसे कोई बताएंगे बिहार से कितना राज्यसभा का सीट है? बिहार में, बिहार में बताइए। बिहार में याद रखिएगा 16 लोक राज्यसभा का सीट। राज्यसभा का सीट कितना है? 16 राज्यसभा। हमारे बिहार से 16 गो सीट है, बाकी स्टेट से भी अलग अलग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा के पूछेगा। कैसे पूछेगा समझिए, पूछेगा कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो अभी हमने देखा राज्यसभा कहाँ सीट देती है? राज्यों में देती है ना, राज्यों से व्यक्ति जाते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। याद रहेगा ना, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला, याद रखिएगा। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? बिहार से राज्यसभा का कितना सीट है? 16। पांचवी अनुसूची में क्या है? इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी चर्चा, मतलब SC ST को विशेष आरक्षण। SC ST को विशेष प्रावधान दिया गया, आरक्षण दिया गया अनुसूची कितना के तहत? 5 के तहत। क्योंकि SC ST को हमेशा से सताया गया है, शिक्षा में भी पीछे, कानून में भी पीछे, इसलिए उन्हें आरक्षण देके, कुछ प्रावधान देके उन्हें समाज के बराबर लाने का अधिकार दिया जा रहा है, ताकि समाज के बराबर आके वो भी अपने हक ले लाया जा सके। जैसे देखे होंगे कि एक लंबे समय से SC ST को पढ़ाई से दूर रखा गया, बाकी जो भी वर्ग है उन्होंने पढ़ा लिखा, भले ही वो नौकरी नहीं लिया, लेकिन उसके रिश्तेदार में कोई ना कोई नौकरी लिया होगा, उसका पहुंच बन गया। कोई भी काम निकलवाना होगा, अटक गया, तो उसके फैमिली में कोई ना कोई सरकारी पद पे आसीन, कॉल करेगा, घुमाएगा, उसका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन SC ST जो है, इसका फैमिली में भी जो भी है SC ST, अब जाहिर सी बात इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, इनके पूरे फैमिली को पढ़ने नहीं दिया गया, इनके पूरे समाज को पढ़ने नहीं दिया गया, तो क्या सरकारी नौकरी में इनका पहुंच होगा? सरकारी पहुंच होगा तो क्या अपने काम ये आसानी से करवा सकते? नहीं करवा सकते ना। तो सरकार कहती है हम विशेष प्रावधान देंगे, ताकि ये भी बोल सकते हैं समाज के लेवल में आ सके और समाज के साथ कंधे से कंधे मिला के हमारे देश की तरक्की में हाथ बटाए। लेकिन सबसे पहले अपनी स्थिति सुधार करना होगा, इसलिए सरकार SC ST को कहा देती है, विशेष आरक्षण देती है, प्रावधान देती है, याद रखिए।
अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची की बात करें तो देखिए छठी अनुसूची में इसमें पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन किया जाता है। मतलब अनुसूची 6 में कहा गया है पूर्वोत्तर राज्य के 4 स्टेट, कितने स्टेट हो? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। समझिए जब देश आजाद हुआ ना इन चारों स्टेट का बहुत सारे खनिज संपदा थे। अब इन लोगों को डर लगने लगा इन चारों स्टेट में जो भी खनिज संपदा है कोई लूट न ले, सरकार मनमर्जी तरीके से संसाधन का उपयोग न कर ले। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको शेड्यूल 6 में डाल दिया। शेड्यूल मतलब अनुसूची 6 में डाल दिया कि आपको असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय किसी भी क्षेत्र में जंगल काटना है, वहां पे खनन करना है, वहां पे फैक्ट्री लगाना है, वहां पर कुछ भी करना है तो वहां के लोकल लोगों से अनुमति लेना होगा, तब वहां पे जंगल काट सकते हैं, खनन कर सकते, जो भी करना है यहाँ के लोकल लोगों से कहा होगा वो पूछना होगा। आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर राज्य में अभी भी जंगल सुरक्षित है। इसका बहुत बड़ा रीजन है शेड्यूल 6, क्योंकि शेड्यूल 6 में कहा गया है कि वहां के लोकल लोगों से पूछना होगा। अब कोई भी लोकल लोग अपने आसपास के वातावरण को उजड़ने नहीं देगा। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य में अभी भी जंगल सुरक्षित है, वहां अभी भी खनिज संपदा जो है सुरक्षित है, सब चीज सुरक्षित है। हालांकि लद्दाख में भी बहुत सारे खनिज संपदा है, लद्दाख को लेकिन अनुसूची 6 में डाला नहीं गया। एक मूवी आई थी आपने देखा होगा 3 इडियट, जिसमें सोनम वांगचू करके एक व्यक्ति होते, रणछोड़ दास करके व्यक्ति होते, इनका रियल नाम सोनम वांगचू है, जो कि लद्दाख में बोल सकते पिछले 4 साल से प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनका कहना है कि लद्दाख को भी शेड्यूल 6 में डाल दीजिए, क्योंकि लद्दाख में क्या है ना कि फैक्ट्री वाले आएंगे, वहां पे खनेंगे, खनिज संपदा निकालेंगे, पहाड़ों को आराम से, पहाड़ों है वहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ वगैरह से माइनिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा तो क्या दिक्कत है, कंपनी आएगी, खनेगी, अपना सामान लेके चले जाएगी, लेकिन दिक्कत वहां के रहने वाले लोगों को होगा। इसलिए सरकार का ये नीति खराब है, लेकिन उन्होंने अनुसूची 6 में उसको नहीं डाला लद्दाख को, उल्टे सोनम वांगचू को देशद्रोही का आरोप लगा के उसको आराम से जेल में डाल दिया गया। उसे उनका कहना है देशवासियों का हमारे कि वो चाइना से मिले हुए। अरे भाई वो तो लद्दाख को शेड्यूल 6 दिलाना चाहते, आप लोगों भी नहीं देखा होगा, प्रोटेक्ट कर रहे थे वो लद्दाख को क्या दिलाना चाहते, शेड्यूल 6, ताकि कम से कम वहां के लोगों से पूछा जा सके कि यहाँ पर खनना सही होगा या नहीं होगा। माना कि पैसा सब चीज होता है, लेकिन पैसा सब चीज नहीं होता है जीवन जीने के लिए। वहां पे आपको जीवन जीने के लिए प्राकृतिक चीजों का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो इकोनॉमी होता है ना, देश की इकोनॉमी ज्योग्राफी पे निर्भर करता है। हमारे देश की ज्योग्राफी अच्छी है, जैसे हमारे यहाँ हमें सभी प्रकार के फसलें उगाए जाते हैं, हमारे यहाँ सभी प्रबंध है, ज्योग्राफी हमारे यहाँ अच्छा है, तो जाहिर सी बात है हमें हमारी इकोनॉमी भी अच्छा हो। हमारी इकोनॉमी अच्छा था, एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इकोनॉमी किस पे निर्भर करता है, तो पॉलिटी पे निर्भर करता है। देश की आर्थिक ज्योग्राफी ने भी निर्भर करता है, लेकिन इकोनॉमी किस पे निर्भर करता है, पॉलिटी पे। उसको संभालने वाला कोई होना चाहिए। जैसे बिहार में एक वक्त था जो मौर्य साम्राज्य का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, अशोक का नाम सुने होंगे। अशोक के समय एकदम पूरे अखंड साम्राज्य था। उस समय उन्होंने बोल सकते पूरे भारत को, बागडोर को अपने हाथों में लिया था, उसको संभाल के रखा था। उस समय भारत बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था। उसके बाद क्या था, मुस्लिम शासक आए, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, मुगल आया, दिल्ली सल्तनत आया, सब एक एक करके हमारे भारत को तहस नहस करके चल गया। आज हमें सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि हमें पूरी तरह से लूट के लेके चले गए अंग्रेजों ने और विदेशी आक्रमणकारियों ने, इसलिए नहीं कहा जाता। इसलिए याद रखिएगा, आपकी इकोनॉमी किस पे निर्भर करती है, पॉलिटी पे निर्भर करती है, तो ऐसा शासक है कि नहीं संभाल के रखने वाला, तब आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ऊपर जाएगी। तो याद रखिएगा ये 4 स्टेट कौन कौन हो, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये चारों स्टेट को बोल सकते किस में डाला गया, अनुसूची 6 में। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं समझिए। यहाँ पर पूछेगा कि
निम्नलिखित में से कौन अनुसूची 6 में शामिल नहीं है? ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गैप कर देगा, आपको बताना होगा। ये चार ऑप्शन भी तो आपको याद होना चाहिए ना। तो याद रख लीजिएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अगर हम अनुसूची 7 की बात कर ले, अनुसूची 7 में दिया गया है, इसमें शक्ति का विभाजन दिया गया है। क्या दिया गया? इसमें शक्ति बांटा गया है कि कौन ऐसा शक्ति है, संघ, राज्य और समवर्ती। इसमें संघ शासित, राज्य दोनों ने आपस में शक्ति बांट लिया है कि ऐसा कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे सिर्फ राज्य सरकार सिर्फ कानून बनाएंगे, कौन ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे दोनों कानून बनाएंगे। ये डिवाइड कर दिया गया। अपने आप कट के निकाल दीजिए। हाँ, तो कौन कौन ऐसे विषय है, कौन कौन ऐसे मुद्दे जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन ऐसे मुद्दे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएंगे। कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिसपे दोनों मिलके कानून बनाएंगे। इसकी एक लिस्ट तैयार कर दिया गया है, ठीक। जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएंगे उसे हम संघ सूची कहते हैं। क्या कहते हो? उससे हम संघ सूची कहते हैं, संघ सूची। जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएंगे उसे हम राज्य सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सूची। और जिसपे दोनों कानून बनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो कुछ ऐसे विषय है जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, कुछ ऐसे विषय सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएंगे, और कुछ ऐसे विषय जिसपे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। जैसे रेलवे, रेलवे के कानून कौन बनाएगा? संघ सूची, केंद्र सरकार। जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उस पे सभी पे कानून कौन बनाएगा? संघ सूची बनाएगा। जैसे रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, देश की सुरक्षा से रिलेटेड जो भी मामले हो गए, शेयर मार्केट हो गया, ये सब बड़े बड़े मामलों पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ केंद्र शासित केंद्र सरकार। और छोटे मोटे मामलों पे कौन कानून बनाएंगे? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पुलिस, साफ सफाई, कृषि, ये सब पे कानून कौन बनाएंगे? राज्य सरकार। अब बड़े बड़े मुद्दों पे और समवर्ती में दोनों, जैसे शिक्षा, शिक्षा किस में आएगा? शिक्षा पे दोनों कानून बनेंगे, केंद्र सरकार भी और दोनों मिलके कानून बनेंगे। किस पर? शिक्षा पे। लेकिन क्या होगा जब दोनों एक ही विषय पे कानून बनाते, केंद्र सरकार भी शिक्षा पे कानून बनाते, राज्य सरकार भी शिक्षा पे कानून बने, तब क्या होगा? तब ज्यादा पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार। तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू किसके कानून को दिया जाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार के कानून को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर केंद्र सरकार के कानून को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार क्या है? वो ताकतवर है, पावरफुल। यहाँ पर दिक्कत होगी, समझिए कैसे। वर्तमान समय में बात करें तो अभी तकनीक का जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, विभिन्न प्रकार के तकनीक आ गए हैं। जब संविधान लिखा गया था तो हम लोग जमीन के बारे में जानते थे, आज अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं कि कहाँ गया। बहुत सारे रॉकेट वगैरह से, मिसाइल वगैरह से हम लोग ने बना लिए। इन सभी के बारे में संविधान बना उस समय अज्ञात था, नहीं जानते थे। अब उसके कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा या राज्य सरकार? अब झगड़ा हो सकता है ना, इसलिए बाबा साहब ने होशियारी दिखाते एक पन्ना जोड़ दिया था, जिसको अपशिष्ट सूची कहते हैं। क्या कहते हो? अपशिष्ट, जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा। कौन बनाएगा? जैसे परमाणु हथियार, केंद्र सरकार। चंद्रयान 3, केंद्र सरकार। जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप, जब संविधान लागू हुआ था उस समय सोशल मीडिया ऐप था? नहीं था। आज देखिए कि सोशल मीडिया ऐप आ गया, इंस्टा आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, ये सभी आ गए।
तो ये सभी किसके अधीन होंगे? केंद्र सरकार। ये सभी किसके अधीन होंगे? जैसे देखे होंगे कुछ समय, बहुत समय पहले टिकटॉक को बैन कर दिया गया था भारत में। इसका डिसीजन को राज्य सरकार ली थी, केंद्र सरकार ली थी। तो जो भी बड़े बड़े मसले हैं उस पर भी कानून कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार। अपशिष्ट सूची में जो भी विषय उस पर कानून कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार कानून बनाएंगे। अब देखिए संघ सूची में याद रखिएगा 100 विषय है, मतलब 100 विषय का सूची है, ठीक है। 100 विषय का सूची है जिसपे जितने भी 100 विषय जो भी लिखल है सब पे कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार, केंद्र सरकार। राज्य सूची में 66 विषय था। कितना विषय था? जिसमें से 5 को निकाल दिया गया। अब कितना बचा? 100। इसमें 47 विषय था। कितना विषय था? जिसमें इसमें से 5 को निकाल के इसमें जोड़ दिया गया। कितना हो गया? 52। तो बताइए संवर्धित सूची में वर्तमान में कितने विषय? 52। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय? 61। केंद्र सूची में कितने हैं? संघ सूची में 100। ये पूछा गया क्वेश्चन है संवर्ती वाला। संवर्ती सूची में कितने विषय? 52। राज्य सूची में 61। इसमें से 5 को निकाल के किस में ट्रांसफर कर दिएगा? संवर्ती में ट्रांसफर कर दिया। ये कब किया गया था याद रखिएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में इसमें से 5 को विषय निकाल के इसमें डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? संवर्ती सूची में। यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं, आपको याद रखिएगा। तो बताइए तो संघ सूची पे कानून कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएंगे? राज्य सरकार। संवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएंगे? दोनों। अपशिष्ट सूची पे कानून कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार बनाएंगे, ठीक है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आएगा? संवर्ती सूची। पुलिस किस सूची के अंतर्गत आएगा? राज्य सूची। साफ सफाई किस सूची के अंतर्गत है? राज्य सूची। जैसे विदेशी योजना, विदेश नीति किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची के अंतर्गत है, उसको केंद्र सरकार देखेगी। जितने भी सोशल मीडिया ऐप है किस सूची के अंतर्गत है? अपशिष्ट सूची। टेक्नोलॉजी है, नए नए है, लेकिन इस पे कानून कौन बनाएंगे? इस पे कानून केंद्र सरकार बनाएंगे, याद रखिएगा। तो याद रहेगा ना? ये पूछा जाता है कि अपशिष्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अपशिष्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किनके पास है? और संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार, याद रखिएगा। याद रहेगा ना? चलिए यही दिया गया कि 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में बांटा गया। ये तीनों सूची दे दिया गया, देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि इस सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार अपना कानून कहाँ बनाएगी? विधानसभा बनाएगी ना। विधानसभा, विधान परिषद दोनों मिला के तो विधानमंडल। राज्य में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? विधानमंडल। तो राज्य सूची में जो भी कानून बनाएगा विधानमंडल बनाएगा, वही राज्य सरकार। चलिए अब चलते हैं आगे। ये सब देख लीजिएगा जो बताई हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें 8वीं अनुसूची देखते हैं। चलिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आपको ये सब याद नहीं रखना, क्या क्या बहुत सारे भाषा दिया गया, आपको याद नहीं। टोटल याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा। हालांकि प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितने भाषा है? 22। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है? 8वीं अनुसूची। क्या अंग्रेजी 22 भाषा के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। मतलब ये 22 भाषा में अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कागजी काम कर सकते, लेकिन ये 22 भाषा में इसको जगह नहीं है। सही। इसमें क्या क्या है तो देख सकते हैं। इसमें असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये सभी भाषा है सिर्फ
इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश नहीं है। तो बताइए 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो ये जो 8वीं अनुसूची हम देखे 8 गो तक, ये तो संविधान के प्रारंभ में थी, संविधान के प्रारंभ में थी ना वो। इसके बाद हम जो 4 को देखने वाले हैं वो जो बाद में जुड़ा है। अब हम कितने देख लेते हैं? वो 4 को जो कि बाद में जुड़ा है। ये 8 को तो पहले से था, संविधान लागू उस समय ही से ही था, और ये 4 को बाद में जुड़ा। तो चलिए देख लेते हैं एक-एक करके। नवीं अनुसूची, ये प्रथम संशोधन द्वारा शुरू किया गया था 1951। संविधान लागू हुआ 1950 में, और ये 1 साल बाद 1951 में क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया और नवीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। यह है भूमि जमींदारी उन्मूलन कानून और न्यायिक स्वीकृति की चर्चा। मतलब जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए व्यवस्था लाया गया था। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि कब जोड़ा गया था? 1951। तो भूमि उन्मूलन कानून कब बना था? संविधान का पहला संशोधन, संशोधन बोले तो संविधान में बदलाव, पहला बदलाव कब हुआ था? 1951 में, याद रखिएगा आप लोग। अब हम 10वीं अनुसूची की बात करें। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, और इसमें दल बदल कानून की चर्चा है। किसकी चर्चा? दल बदल कानून। हालांकि इसको विशेष प्रावधान दिया गया था 2003 में, जो कि नहीं पूछता, ये नहीं पूछता है, ऊपर वाला पूछता है। क्या पूछेगा कि जो 10वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन द्वारा शुरू किया गया था और कब? याद रखिएगा 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे वो? राजीव गांधी। अब दल बदल कानून क्या होता है? पहले क्या था ना कि सरकार बनाने के लिए बहुमत अभी भी चाहिए था, पहले भी चाहिए था। पहले सरकार बन जाता था, अच्छी बात है, लेकिन कुछ पैसों के लालच में मंत्री लोग क्या करते थे? पार्टी से गठबंधन तोड़ देता था और ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे सदस्य जाएगा तो पार्टी गिर जाएगा। तो ये बार बार पार्टी गिर जाता था, पार्टी गिर जाता था। दल बदल मतलब दल को छोड़ के दूसरा दल में चले जाना, दल को बदल लेना, दल बदल कानून था, जिसमें राजीव गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपको दल छोड़ना है ना, पार्टी छोड़ना है ना, चुनाव से पहले छोड़ दीजिए, चुनाव के बाद पार्टी नहीं छोड़ पाइएगा। आप जब नॉमिनेशन कराते हैं चुनाव के समय, उस समय से पहले पार्टी छोड़ दीजिए, बाद में पार्टी आप नहीं छोड़ सकते। समझे कि नहीं समझे? तो दल बदल कानून किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में बनाया गया था? साल 1985। संविधान संशोधन 52वां, संविधान संशोधन 52वां, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अभी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री वही लगभग 1 महीना के आसपास तक वो रहे थे, कम रहे थे 1 महीने से, हाँ कम रहे थे, 1 महीने से कम रहे थे, गुलजारीलाल नंदा। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति, समझे? मोदी जी इस बार कह रहे थे ना 400 पार 400 पार, ये राजीव गांधी लाए थे अपने कार्यकाल में 400 पार, लगभग वही 415 के आसपास वोट आया था इनको। समझे नहीं समझे? 400 पार राजीव गांधी, 400 पार कब लाए थे? अपने चुनाव में लाए थे। इनकी माता श्री का मृत्यु हुआ था वही 1984, उसके बाद ये चुनाव में खड़ा हुए। लोगों का सहानुभूति भी था कि इनकी माँ मर गई, राजनीति जैसे फिल्म में ना देखते हैं, उसी सेम टू सेम इतिहास में घटना घटा था। उसी में कहा गया कि इसकी माता की मृत्यु हो गया, तो सभी लोगों ने सहानुभूति जताया और इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाया था। लगभग 415 वोट के आसपास इन्हें मिला था राजीव गांधी को। 11वीं अनुसूची जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, कब? 1992। इसमें पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? पंचायत की चर्चा। किसकी चर्चा है? वो पंचायत की चर्चा। पंचायत में कितने विषय हो? 29 विषय। पंचायत में कितने विषय? 29 विषय, याद रखिए। तो
73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या शामिल किया गया था? इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने विषय? ये 29 जो है MVBI, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। MVBI ले लीजिए, ठीक। कि पंचायत में कितने विषय आते हैं? 29 विषय, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। बताइए पंचायत में कितने विषय? 29। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को शुरू किया गया था? 11वां संविधान संशोधन 1992। और 21 अनुसूची में है 11वीं। तो पंचायत की चर्चा किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। और ठीक इसके आगे 12वीं अनुसूची। 73वां के बाद क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन। 1992 है तो 1993 होगा। कितना होगा? इसमें नगर पालिका को शुरू किया गया था, नगर, और इसमें 18 विषय। कितने विषय हो? 18 विषय। ये भी आपको पूछा जाएगा 18 वाला, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका में कितने विषय? 18। नगर पालिका किस संविधान संशोधन द्वारा शुरू किया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993। और फाइनली दोनों मिला के 24 अप्रैल, कब हो? 1993 पूरे भारत में पंचायत लागू किया गया। पूरे भारत में क्या लागू किया गया? इसलिए देखे होंगे पंचायत अभी बहुत पीछे है, पंचायत आगे नहीं हो पाया क्योंकि संविधान बना हमारा कब? संविधान लागू हुआ 1950 में। और देखिए हमारे पंचायत लागू कब होता है, इसलिए पंचायत पीछे। और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल मनाया जाता है पंचायत दिवस, 24 अप्रैल। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है कि 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में पंचायत लागू किया। हालांकि संविधान बनने के पश्चात भी लागू कर सकते थे, लेकिन ये बाबा भीमराव अम्बेडकर को पसंद नहीं था। एक क्या हुआ ना कि महात्मा गांधी का कहना था पंचायत दे दीजिए सभी स्टेट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी है पंचायत दे दीजिए ताकि पंचायत का ग्रो हो सके। गांव ग्रामीण स्तर का लोगों को बोलिए पंचायत सबसे अच्छा होगा। भीमराव अम्बेडकर का कहना था पंचायत तो दे देंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुखिया लोग, ये लोग घुसखोर होता है, ये लोग काम ही नहीं करना चाहता, गांव का विकास नहीं करना चाहता। जब भी कोई फंड उंड आएगा तो आराम से क्या कर लेगा, अपने घर में फंड रख लेगा। उसमें अगर रोड भी बनाएगा तो ऐसा रोड बनाएगा जो 1 महीना ना चले, टूट जाए रोड 1 महीना नहीं चलेगा, रोड टूट जाएगा। अगर लाइट उसमें वार्ड सदस्य से लाइट मंगाएंगे तो आराम से सभी लाइट का नाम से हमने सरकारी रेट देखा है, एक कहाँ का तो भुला रहे हम, एक वो लाइट का कीमत 5 लाख बता रहा था, एक लाइट का कीमत 5 लाख बता रहा था। अरे सरकारी कर्मचारी लोग, इतना अगर तू लोग खाएगा तो गरीब जनता का भलाई कैसे होगा? कम से कम इतना नहीं खाना चाहिए। बताइए, लोग कहता है कि पढ़े लिखे लोग अच्छा होते। अच्छा जो कर्मचारी है, जो भी सरकारी अधिकारी है, पढ़ लिख के वहां पर बैठे हैं और वो लोग एकदम माइंड सेट करके एकदम ठगी करते, प्लान अनुसार ठगी करते हैं। बताइए कैसे ठीक है वो? लोग कहता है कि पढ़ा लिखा इंसान बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है तो बहुत कमाता भी तो ये फ्रॉड करके, गरीब जनता का पैसा लूट के। अच्छा सरकारी जो भी ऑफिसर है, फंड पास किया, बहुत सारे चीज़ों में कटौती किया, बहुत सारी चीज़ों में दाम बढ़ा के जोड़ा, वो सारे पैसा किसके खाते में जाएगा? सरकारी ऑफिसर के खाते में। केक कटेगा, सब में बटेगा। समझे नहीं समझे? तो सब मिल बांट के खाता है। और यहाँ गांव में हल्ला हो गया, पढ़ने लिखने के बाद इंसान एकदम अच्छा हो जाता है। अरे भाई ठगने वाला भी वही पढ़ने लिखे होता है। किसी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ठगेगा तो उतना नहीं ठग पाएगा, और पढ़ा लिखा व्यक्ति प्लानिंग के साथ ठगता है। कर्मचारी लोग नहीं ठगता है वो। अभी जाएगा तो रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होगा। आपको हर काम कराना है तो वहाँ पर रिश्वत देना पड़ेगा, रिश्वत नहीं दीजिएगा तो वहाँ पर काम हो भी नहीं करेगा। आपको वही पैसा दे दीजिए, सबसे पहले आप ही का काम होगा। नहीं समझे? तो पैसा का यहाँ पर पूजा होता है, इसलिए दोनों में विवाद हो गया। अंबेडकर साहब का कहना है नहीं देंगे पंचायत तो नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। गांधी जी कहते हैं देखिए पंचायत नहीं दीजिएगा तो लोगों को छोटी मोटी जो भी समस्या होती है,
छोटी मोटी जो भी जरूरत होता है, इसके लिए उसे बड़े स्तर पर विधायक से मिलना पड़ेगा, और विधायक के पास इतना फुर्सत होता है कि वो सभी व्यक्ति से मिलती चले। विधायक का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, अब वो बड़े स्तर पे काम देखेगा कि छोटे मोटे स्तर पे काम देखेगा। जैसे किसी का राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, कोई मंगरू शादी करके ले आया है, शादी के बीबी का नाम जुड़वाएगा, अब कैसे जुड़वाएगा? विधायक के पास जाएगा, विधायक जी शादी कर ले लियो, तो विधायक जी बोलेंगे मिठाई खिलाओ, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? बोले कि शादी कर ली तो नाम जोड़ दीजिए। पहले विधायक से मिलने के लिए उसको 1 महीना 2 महीना चक्कर काटना पड़ेगा, उसका नंबर आएगा तब ना। उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग नंबर लगा के रखते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब उनका नंबर आएगा तो पता चलेगा कि हालत खराब हो गई, डेली काम छोड़ के जाते इधर से, काम नहीं होता है, ऊपर से घर परिवार का स्थिति अच्छा है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, बहुत कंडीशन हो जाता है। तो ये गाँव में मुखिया वार्ड सदस्य जो भी दिया गया, इससे एक काम तो है कि छोटे मोटे आपकी जरूरतें जो भी है वो वार्ड सदस्य मुखिया जी कर देते। नाम जुड़वाना, वार्ड सदस्य जी नाम जुड़वाना है, और वहाँ वार्ड सदस्य लोग खुल के बात कर लेता है, कंधे पे हाथों रख लेता है कि वार्ड सदस्य ठीक ठाक है ना, समझे कि नहीं समझे? नहीं तो आराम से मुंह पे बोल देता है, लगता है अगली बार वोट न लेना है आपको, मुखिया जी अगली बार आपको वोट नहीं देंगे, आप काम नहीं करवाते। क्या विधायक के सामने हिम्मत है कि आप बोल दीजिएगा? नहीं बोल पाएगा। विधायक के सामने आराम से लोग डर से आराम से वहां से क्या करते, बाहरों नहीं निकलता, उसकी इज्जत में बैठले रहता है, कहता कि हाँ बैठ ले, जब तक विधायक जी बैठे, विधायक जी उठेंगे तब हम उठेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। समझे नहीं समझे? लेकिन मुखिया वार्ड सदस्य ये सब जो होते, ये सब छोटे पैमाने पे होना जरूरी है। गांव की छोटी मोटी जो भी समस्या होता है उसको सुलझाएगा कौन? इसलिए बहुत सारे सोच विचार करने के पश्चात पंचायत लागू किया 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में। हालांकि राजस्थान ने समझदारी दिखाया, उन्होंने कहा कि गांधी जी पंचायत को बढ़ावा देते थे। हालांकि पंचायत तो लागू हुआ नहीं, पंचायत चल गया था डीपीएसपी में, भाग संख्या 4 में। किसमें चल गया था? भाग संख्या 4 डीपीएसपी, भाग संख्या 4 डीपीएसपी में चल गया, राज्य के नीति निर्देशक। वो भी आर्टिकल कितना हो, अनुच्छेद कितना में था? अनुच्छेद 40 में था, अनुच्छेद 40 में था, भाग संख्या 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 40। राजस्थान ने कहा हमको इच्छा जताते हैं कि हम पंचायत लाएंगे, तो राजस्थान ने गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर, कब? 1959 में पंचायत लागू कर दिया, वो भी कहाँ? तो नागौर में। कहाँ लागू कर दिया हो? राजस्थान के राजस्थान के नागौर। तो बताइए भारत में सबसे पहले पंचायत कहाँ आया? राजस्थान के नागौर में। और कब आया? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। सबसे पहले कौन सा स्टेट में है? राजस्थान। क्षेत्र, क्षेत्र याद रखिएगा, नागौर क्षेत्र, नागौर क्षेत्र कौन सा होगा? नागौर। ये कुल 12 अनुसूची थी, जिससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, कुछ एमसीक्यू भी कर लेते हैं। चलिए बताइए भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा है, थी मतलब कितना होगा? 8। अगर है रहता तो कितना हो जाता? 12 हो जाता था। ठीक है, दूसरा बताइए। देखिए संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? तो आपको बताए थे ना हो, पहला में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा में आपको क्या बताए थे? वेतन। तीसरा में क्या बताए थे? शपथ। और चौथा में क्या बताए थे? राज्यसभा में राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। पांचवा में क्या बताए थे? एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण। ठीक, देखिए संविधान को अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो संविधान में कह ले पहले ले तब दे। देखिए क्या है, पहले पैसा, तब शपथ, तब राज्यसभा में जाएंगे। समझ रहे ना, संविधान कैसा लिखा गया हमारे? पहले क्या करता है, पहले पैसा दो, पहले जेबी में पैसा होगा, फिर हम जाके शपथ लेंगे,
और फिर तुम्हारे लिए कानून बनाने जाएंगे राज्यसभा में, समझ रहे ना। तो संविधान हमारा कहता है पहले पैसा दो तब काम होगा, पहले पैसा दो तब काम होगा, तब शपथ उपत लेंगे। नेता लोग का फेवरेट डायलॉग है, फेवरेट, वेतन तब शपथ। हाँ, तो यहाँ पर क्या पूछा है, संविधान की दूसरी अनुसूची, तो बताइए दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन। तो राइट आंसर क्या होगा, सही, ठीक। बताइए तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चलिए राइट से सही, चलो अगला बताइए, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति का, अनुसूचित जाति का, संसूची का, राज्यसभा में प्रतिनिधि का। तो आपको याद होना चाहिए कि चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा में प्रतिनिधि, मतलब राज्यसभा में सीट जो कि किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का। किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बताइए संविधान की पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख किया, तो याद रखिए संविधान की पांचवी अनुसूची में SC/ST को विशेष आरक्षण दिया गया, SC/ST को विशेष आरक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों को अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया, प्रावधान दिया गया, मतलब ऐसा कौन सा अनुसूची जिसमें 4 राज्यों को, वहां के लोगों को, निवासियों को विशेष प्रावधान दिए गए, 4 स्टेट। तो आपको याद होना चाहिए शेड्यूल 6, अनुसूची 6, जिसमें कौन कौन 4 राज्य था, आपको याद है ना, बताइए। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मेघालय इसका इसी नाम नहीं पड़ा है, मेघ मतलब बादल, आले मतलब घर, बादल का घर जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है तो हमारे मेघालय में होता है। मेघालय में एक जगह पड़ता है वही मानसिमराम, मानसी मानसिमराम, ये ऐसा जगह है मेघालय में जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, समझे कि नहीं समझे। अभी भी होता है, कभी वर्षा हो जाता है, वहां पे लोग छतरी लेके निकलता है, ये भाई चलो छतरी लेके नाचता है, वर्षा हो जाए तो पहले भीग के जाके पड़ी, समझे कि नहीं समझे। वहां पे लोग, जैसे यहाँ पर लोग बाहर जाता है, बैग उग लेके जाता है, प्लानिंग करके जाता है, वहां पे सबसे पहले छतरी देखता है, ये छतरी है हो भैया, लेके चलो जल्दी, कहीं रास्ता में वर्षा वर्षा आ जाए तो भीग के जाके पड़ी, समझे नहीं समझे। ये मेघालय है। तो ये 4 है, तो 4 राज्यों याद रखिएगा, क्या हो जाएगा अनुसूची 6, शेड्यूल 6। इसका ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, ट्रिक भी बन सकता है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो सकता है, देखिए एम से क्या हो जाएगा, हम्म, एम से मिजोरम, एम से मिजोरम, ए से क्या हो जाएगा असम, टी आर से क्या हो जाएगा, टी आर से त्रिपुरा, और एम से मेघालय, मेघालय। ट्रिक भी हो गया, ट्रिक में क्या याद रखिएगा, मात्र, ट्रिक में याद रखिएगा मात्र, MATRAM, MATRM, मात्रम, ये साइलेंट कर दिए, मिसिंग कर दिए, याद रखिएगा। एम से क्या हो जाएगा मिजोरम, ए से असम, टी आर से त्रिपुरा और एम से मेघालय। याद रहेगा ना ट्रिक, ट्रिक याद रहेगा तो आप 4 स्टेट अपने से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। तो आपको पता है शक्ति के बंटवारा के बारे में, तो अनुसूची 7, अनुसूची 7। यहां से एक क्वेश्चन और बढ़ सकता है,
कि शक्ति के बंटवारे, शक्ति के बंटवारे, शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखें मॉन्टेस्क्यू। कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत किसने दिया था? हालांकि मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है विधि की आत्मा, हालांकि विधि की आत्मा में उन्होंने शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत दिया था। समझे कि नहीं समझे? तो शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सबसे पहली बार अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा था शक्ति का विभाजन होना चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किनका है? बंटवारे की जगह हम लोग पृथक्करण भी लिख सकते हैं। पृथक, एग्जाम में यही वर्ड इस्तेमाल करता है, पृथक्करण इस्तेमाल करता है। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बताइए तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो याद रखिए 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। ये बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने मानक भाषा है? अभी कितने भाषा है? अभी 22 भाषा है। अभी कितने भाषा है? 22। कितना अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, याद रखिए। संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गया? याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है कौन सा अनुसूची होगा? कौन सा संशोधन? 86वां, 52वां, 51वां। याद रखिए 52वां। क्या होगा? 52वां। यहाँ पर 86वां दे दिया गया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? जिसमें शिक्षा को शामिल किया गया था। क्या शामिल किया गया था? जिसमें शिक्षा कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसको रखा गया आर्टिकल 21 के क में। आर्टिकल 21 के क। तो बताइए 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। इसमें क्या जोड़ा गया था? शिक्षा। कितने से कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा? मतलब 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक। उसमें आपको फ्री में किताब दिया जाएगा, फ्री में मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है, आपको स्कूल ड्रेस का पैसा वगैरह से सभी चीज वगैरह से आपको आता है। समझे कि नहीं समझे? और इसको अभी वर्तमान में कहाँ है? जो हमारे मूल अधिकार में अभी सम्मिलित, मूल अधिकार में सम्मिलित पूछा जाता है, याद रखिएगा ये वाला। ये बताइए पंचायती राज संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पंचायत के लिए कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? याद रखिए पंचायत के लिए 11वां और नगर पालिका के लिए 12वां। याद कैसे रखिएगा? तो हम लोग गांव वाले, और गांव में सबसे पहले क्या आता है? पंचायत। हम लोग गांव वाले हैं ना, गांव में सबसे पहले पंचायत आता है, और जब शहर की ओर हम बढ़ते तब पंचायत निकल के नगर पालिका की ओर जाते हैं। तो हम लोग गांव वाले हैं, और गांव में सबसे पहले क्या आता है? और पंचायत के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? नगर में, तो नगर पालिका आता है। तो याद रखिएगा 11वां में पंचायत, और पंचायत छोड़ के जाएंगे आगे 12वां तो नगर पालिका। तो 11 में क्या हो जाएगा? और 12 में नगर पालिका। याद रखिएगा पंचायत में कितने विषय था? 29, और नगर पालिका में 18। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां। और इसके लिए 74वां। अच्छा ये 73वां कब हुआ था? 1992। और ये 74वां 1993 में हुआ था। सही जवाब। चलिए आगे ये बताइए संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन। अगर 11वीं पूछता तो क्या होता? 73वां। और 10वीं पूछता तो 52वां। तो चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? खैर इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव लाए थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और वीडियो और टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप लोग कमेंट में उस टॉपिक को लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।